नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। रिश्तों की बात तो आज भी करूँगा ही, पर आज बहुत कुछ और भी बताऊंगा। ब्रिटिश मल्टीनेशनल कन्फेक्शनरी कंपनी मोंडेलीज इंटरनेशनल की मिल्कियत वाली चॉकलेट बनाने वाली मशहूर कंपनी कैडबरीज का नाम हम सब ने सुन रखा है। कैडबरीज का नाम भारत में बच्चा बच्चा जानता है। राखी हो, जन्मदिन हो, दिवाली हो, कोई त्यौहार हो, मदर्स डे, फादर्स डे जैसा कोई बहाना हो, कैडबरीज का स्पेशल पैक और उसकी एडवर्टीज़मेंट सामने आ ही जाती है। कैडबरीज की तरफ से स्पेशल पैक भी आ जाता है और उसकी एडवर्टीज़मेंट भी खूब होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारे लोग कैडबरीज को जानते ही हैं और ये भी पता है कि हर त्यौहार पर उनका पैक आ ही जाएगा, तो फिर उन्हें एडवर्टीज़मेंट की क्या ज़रूरत है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उनके पैसे की बर्बादी है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा दुकानदार विज्ञापन क्यों नहीं देता? मैंने उन दुकानदारों से ही पूछा एक बार कि भाई, कैडबरीज बिना ज़रूरत के भी एडवर्टीज़मेंट देती है, आप क्यों नहीं देते एडवर्टीज़मेंट? क्यों नहीं पब्लिसिटी करते आप अपनी और अपने दुकान की? तो उनका जवाब था कि कैडबरीज तो बड़ी कंपनी है जी, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ा बजट है उनके पास, इसलिए वो एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। हमारे पास वैसा बजट कहाँ कि हम पैसा बर्बाद करें इन चीज़ों पर। क्या कहा उन्होंने? हमारे पास वैसा बजट कहाँ कि हम पैसा बर्बाद करें। पैसा बर्बाद करें यानी अपनी दुकान की पब्लिसिटी का खर्च उनके लिए पैसा बर्बाद करना है। अब एक और बात करते हैं। आप सब ने गूगल का नाम तो सुन ही रखा होगा। गूगल जब शुरू हुई तो एक गैरेज से शुरू हुई थी। आईफोन दुनिया के सबसे महंगे फ़ोन हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी जब शुरू हुई एप्पल, तो वो भी एक छोटे गैरेज से शुरू हुई। माइक्रोसॉफ्ट एक गैरेज से शुरू हुई। पर नज़रिया क्या था? नज़रिया ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है। पैसे नहीं थे उनके पास, उन्होंने भी पेट काट कर काम शुरू किया। किसी ने बीवी की सैलरी से घर चलाया, किसी ने घर ही गैरेज में बना लिया, पर नज़रिया ये रखा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है। और हमारे दुकानदार कहते हैं कि हमारे पास वैसा बजट कहाँ कि हम पैसा बर्बाद कर सकें। यानी अपनी ही उन्नति के लिए पैसा खर्च करने को वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, खर्च भी नहीं मानते, एक्सपेंस नहीं मानते, सीधा सीधा पैसे की बर्बादी मानते हैं। जबकि इनके सामने एग्जाम्पल है कि ज़रूरत ना होने पर भी कैडबरीज एडवर्टीज़मेंट देती है। वो बड़ी कंपनी ही इसलिए है, वो मल्टीनेशनल कंपनी ही इसलिए है क्योंकि वो हमेशा आपके दिमाग में बने रहना चाहती है। वरना 10 साल के बाद जो नए बच्चे आएंगे उन्हें कैडबरीज का पता नहीं होगा। आप में से बहुत से लोगों ने टाइपराइटर देखे होंगे। आज के बच्चों को पता है क्या टाइपराइटर का? हाँ, उन्हें लैपटॉप का पता है, आईपैड का पता है, आईपॉड का पता है, पर टाइपराइटर का पता नहीं है, क्योंकि अब टाइपराइटर का जिक्र नहीं होता। कैडबरीज का जिक्र आज बंद हो जाए तो 10 साल, हद 20 साल बाद कोई नया प्लेयर आ जाएगा और कैडबरीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए कैडबरीज का विज्ञापन चलता है ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा लाइव रहे। इसलिए हमेशा विज्ञापन चलता है और इसीलिए वो बड़ी कंपनी है, इसीलिए वो मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि वो ज़रूरत न होने पर भी एडवर्टीज़मेंट देती है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर है? क्या आप अपने दोस्तों के
दिलो दिमाग में लाइव हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों के दिलो दिमाग में लाइव हैं? क्या आपके अपने बच्चे हर परेशानी में सबसे पहले आपको याद करते हैं? बस इस पॉइंट पर सोचिए और फिर सोचिए कि रिश्ते लाइव रखने का क्या मतलब है। क्यों आपको रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए? ज़रूरत ना होने पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ समझ में आया? हेलो जी, कुछ समझ में आया? तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कुछ मीठा हो जाए। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें। या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए, YouTube पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है कुछ मीठा हो जाए। ये टॉपिक मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैंने जब इस टॉपिक के बारे में सोचा है, मैं हर बार खुद में ही गुम हो जाता हूँ, ये सोचकर कि लोग बूढ़े हो जाते हैं तब कहीं जाकर प्रैक्टिकल जीवन की कुछ समझ आती है, बस थोड़ी सी अकल आती है। पर वो अकल कितनी देर बाद आई? तब जब सारा जीवन बीत गया, अब करने को कुछ ना रहा, जीवन का असली मज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि उम्र बीत गई। शरीर में अब वो दमखम नहीं, वो लोच नहीं, वो फुर्ती नहीं। मन अभी भी बच्चा है, पर शरीर बिल्कुल कच्चा है। इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, पर पहले ये सोचिए कि हमारी रिटायरमेंट की उम्र क्या है, और आपके ख्याल से रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए? आपके ख्याल से क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट की उम्र? मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई 2-4 लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उम्र लिखें जो आपके ख्याल से रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। कोई भी 2-4 लोग, जब आपका दिल करे, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि रिटायरमेंट की उम्र आपके ख्याल से क्या है या क्या होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों का भारत में ख्याल ये है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल पर होनी चाहिए। 60 इज़ दी एवरेज एज जिसको लोग मानते हैं कि इसके बाद आदमी रिटायर हो जाता है या रिटायर हो जाना चाहिए। पर रिटायरमेंट की असली उम्र 40 साल होनी चाहिए। तब जब शरीर में दम होता है, एनर्जी होती है। माधवी दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 70 साल लिखा। सरकारी नौकरी में हो तो 70 साल इसलिए कि पूरी तनख्वाह मिलती रहे। अदरवाइज़ अब हम इसमें ही बताएंगे कि 40 साल में रिटायर होने का मतलब क्या है, लाभ क्या है, क्यों 40 साल का आइडिया मैं दे रहा हूँ। तो बच्चे
तब तक कुछ बड़े हो चुके होते हैं, तब आपके पास पैसा होना चाहिए, फ्री टाइम होना चाहिए, ताकि आप वर्ल्ड टूर पे जा सकें, जीवन का आनंद उठा सकें, दुनिया देखें, नया सीखें, नया करें। अगर आपके पास अपने मनोरंजन के लिए पैसा नहीं है और साथ में टाइम नहीं है, तो आप जीवन का पूरा मज़ा नहीं ले रही। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग में। हम शुरू से ही सीखते हैं कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करना है और 60 की उम्र में रिटायर हो जाना है। बच्चे क्या सोचते हैं? बड़ा हो जाऊंगा तो मज़े करूंगा। बड़े होकर सोचते हैं कि जॉब लग जाएगी तो मज़े करूंगा। जॉब के शुरू के साल मेहनत के होते हैं, तब सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो मज़े करूंगा। और शादी हो जाती है तो बल्कि खर्चे बढ़ जाते हैं। जितेंद्र जी ने कहा कि अगर 40 साल में रिटायर हो जाएं तो सर्विस कब करेंगे? मैं इसका जवाब इसी लाइव सेशन में ज़रूर दूंगा। तो शादी हो जाए तो बल्कि खर्चे और बढ़ जाते हैं, और जब तक कुछ समझ में आए घर में चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं। बहुत खुशी होती है, लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं। प्रमोशन हो जाती है या नई नौकरी मिल जाती है तो कार ले लेते हैं, घर ले लेते हैं या बड़ा घर ले लेते हैं, और EMI शुरू हो जाती है। फिर बच्चों की पढ़ाई, सेटलमेंट, शादी, और फिर लगता है कि रिटायर होंगे तो मन की करेंगे, रिटायर होंगे तो मन की करेंगे। पर तब तक सिर्फ मन ही रह जाता है, शरीर तो खोखला हो चुका होता है। अब इसी पर थोड़ा और सोचते हैं। बहुत से लोग जो जॉब में जाते हैं उनकी इंक्रीमेंट लगती है और तनख्वाह बढ़ जाती है, प्रमोशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी वही कर रहे होते हैं जो जॉब के पहले साल में करते थे। कुछ नया नहीं सीखा तो कुछ नया करने का मौका भी नहीं है, मन भी नहीं है कुछ नया करने का, और ज़िंदगी बस चल रही है, कुछ भी नया नहीं। रोज़ उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं और आकर बीवी को अपने साथियों की शिकायतें करते हैं। बीवी बेचारी हाँ हूँ करती रह जाती है, या ये कहती कि आप छोड़ दीजिए ये सिर दर्द। ये जॉब सिर दर्द है। सिर दर्द है तो आगे क्या, उसके बाद क्या, किसी को कुछ पता नहीं, न बीवी को न मियाँ जी को, और जीवन चलता रहता है। ये लोग पता है क्या करते हैं? ये भजन गाते हैं। कौन सा भला? इनका भजन है रघुपति राघव राजा राम। आप सबने सुन रखा है ना? तो सोचिए इसकी अगली लाइन क्या होगी, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। मैं फिर कहता हूँ, रघुपति राघव राजा राम, पूरी सैलरी आधा काम। जी हाँ, पूरी सैलरी आधा काम। ये बस इतना ही काम करना चाहते हैं कि नौकरी बची रहे, बस बची रहे नौकरी, फालतू कुछ नहीं। इसलिए इनका जीवन बस घिसटता चलता है। ऐसे लोगों के साथ एक और गड़बड़ हो सकती है, जो अभी हुई है कईयों के साथ। शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो कि जेट एयरवेज की फाइनेंशियल हालत जब ख़राब थी तो 16,000 लोगों की नौकरी चली गई थी। बहुत बड़ी खबर बनी थी मीडिया में। ये अप्रैल 2019 की बात है, पेंडेमिक से पहले की बात है। खूब शोर मचा था, कर्मचारी हाय हाय कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनकी सैलरी बहुत बढ़िया थी। एयरलाइन में सैलरी बढ़िया होती है, जीवन ऐश भरा था, लेकिन खर्चे इतने थे कि बचत ज़ीरो थी, और नौकरी जाने के बाद किसी को ये पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होगा। जब आप जॉब में हैं तो पोजीशन है, पैसा है, इज्जत है, पर साथ में घमंड भी है। लेकिन आपने उस जॉब से बाहर क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं है। कुछ और सीखने की न कोशिश है न ज़रूरत। इसलिए नौकरी में रहते हुए तो उसी इंडस्ट्री में किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है क्योंकि आप बार्गेन कर सकते हैं,
सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, पर अगर नौकरी छूट गई हो तो फिर जय राम जी की। पावर गई, नेगोशिएशन की लग्जरी गई, जो मिला उसी में गुजारा करना पड़ा या बेरोजगार रह गए। हर बड़ी कंपनी ले ऑफ करती है, शोर मचता है, मीडिया में खबरें आती हैं, पर होता कुछ नहीं। पिंक स्लिप मिलती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब ज़रा इस कोरोना की बात करते हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो मीडिया में छपा है, पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी। 3 जुलाई 2021 यानी इसी साल की 3 जुलाई की रिपोर्ट है ये। कोरोना के कारण इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्त वर्ष के शुरू के 2 महीनों यानी अप्रैल और मई 2021 में ही 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इनमें से ज़्यादातर लोग खूब पढ़े लिखे थे, अच्छी सैलरी थी, शानो शौकत थी, पर नौकरी गई तो सड़क पर आ गए। क्यों होता है ऐसा? मैंने शुरू में ही कैडबरीज की बात की थी ना, यानी पब्लिसिटी तब भी करो जब कोई ज़रूरत ना हो। जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, समझदार लोग हैं, वो अपनी स्किल अपग्रेड करते रहते हैं जब वो जॉब में होते हैं। जब जीवन ठीक ठाक चल रहा होता है तब वो स्किल अपग्रेड कर लेते हैं ताकि प्रमोशन होती रहे। और अगर कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ जाए या वैसे ही पिंक स्लिप मिल जाए तो परेशानी ना हो, उनके पास भी बैकअप रहे। इसलिए अगर आप खुद जॉब में हैं या आपके जीवन साथी जॉब में हैं या बच्चे जॉब में हैं, तो एक ही बात याद रखिए कि स्किल अपग्रेडेशन में कंजूसी नहीं करनी। स्किल बढ़ानी है, डाइवर्स स्किल सेट रखना है। उदाहरण के लिए, बाय द वे, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं और कोरोना के कारण सारे होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, फूड कोर्ट बंद हो गए, तो आप क्या करेंगे? क्या अल्टरनेटिव है आपके पास? तो कुछ ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको बेरोजगारी का डर ना हो। ये डर ना हो कि ईएमआई कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, मकान का किराया कैसे देंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी दे रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा, जीवन की असलियत बता रहा हूँ कि हमें तैयारी क्या रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आए तो हम उनसे पार पा सकें। खुशियों के लिए, आनंद के लिए आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए, और वो 5 चीज़ें हैं। पहला है पैसा, एक्स्ट्रा मनी। दूसरी है सेहत। तीसरा है टाइम। चौथा है परिवार। और 5वां है सच्चे दोस्त। सभी की इम्पोर्टेंस इक्वल है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, और हर आदमी की अपनी सिचुएशन के मुताबिक इनका ऑर्डर बदल भी सकता है, क्रम बदल सकता है। इसलिए मैं इन्हें किसी खास ऑर्डर में नहीं रख रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें जीवन में इम्पॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखिए। मैं फिर वापस आता हूँ कैडबरीज पर। जितेंद्र कुमार जी, आप मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं। ये हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं। जनरली आज के ज़माने में बच्चा जब 27-28 साल का होता है तो वो शादी की आइडियल उम्र मानी जाती है, पर वो डिफ़र कर सकती है, केस टू केस वेरी कर सकती है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के बजाय आज के टॉपिक पर फोकस रखूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इनका ध्यान रखिए। मैं कैडबरीज पर फिर वापस आता हूँ अपनी बात कहने की। तो जो भी जीवन में इम्पॉर्टेंट है उसके लिए एक्शन आज लीजिए। सेहत बनानी है तो सैर पर जाइए, रिलेशनशिप बनानी है तो फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, जाकर मिलिए, हाल चाल पूछिए। वो आज कीजिए, अभी कीजिए। इंतज़ार क्यों करना? फिर टाइम कब मिलेगा? आज ही कीजिए ना, अभी कीजिए। मैं जब तक जीवित हूँ ये लाइव सेशन भी तभी तक चलेंगे। मैं गया तो मेरे लाइव सेशन बंद, इसके फिर कोई मायने नहीं होंगे। जब कोई संकट नहीं है और समय भी है तो आज जिसे आप फॉरवर्ड करेंगी इस सेशन का लिंक,
वो आज फ़ायदा उठा सकेगा और कोई भी संकट आने से पहले ही संकट के मुकाबले के लिए तैयार भी होगा। आपने अगर बीज डाला तो पेड़ बना तो फल मिले, छाया भी मिली और ताज़ी शुद्ध हवा भी मिली। फल खाकर जो बीज निकले, अगर आपने उन्हें फिर बीज दिया तो और पेड़ लगेगा, ज़्यादा फल लगेंगे, ज़्यादा बड़ी जगह पर छाया मिल सकेगी, हवा की ताजगी और बढ़ेगी, पॉल्यूशन और कम होगा। और अगर आप ये काम जारी रखें तो जब भी फल खाएं तो बीज फेंके नहीं, उसे बीज दें, तो पेड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, वो बाग बन जाएगा। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आज ही कीजिए, ताकि आज ही किसी का फ़ायदा हो। और सिर्फ इस वीडियो को फॉरवर्ड करने के बजाय मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, उसका लिंक फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वहाँ पिछले सभी सेशंस के वीडियोस भी हैं और उनके लिंक भी हैं, और 4-5 6 मिनट के छोटे छोटे कई और यूज़फुल वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें अगर किसी का फ़ायदा छुपा है तो वो फ़ायदा आज ही कीजिए। आज हम कैडबरीज़ की बात बार बार करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है जो हमारे जीवन के हर फील्ड में लागू होता है। तो आज ये काम कीजिए कि उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए जो आपको प्यारे हैं, जिनसे आप रिलेशन रखना चाहती हैं। उनको फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, जाकर मिलिए, हाल चाल पूछिए, बातचीत करती रहिए। बातचीत करने के लिए कोई कारण, कोई बहाना नहीं चाहिए, बस फ़ोन उठाइए और कॉल लगा दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रिलेशन कितना और बढ़िया हो गया, कितनी सुगंध आ गई उसमें। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। छोटे से गांव में एक ज़मींदार परिवार था जिसमें 2 भाई थे सगे। साथ साथ मकान था दोनों का। मकान अलग अलग थे ताकि सुविधा रहे, पर दोनों में प्रेम बहुत था और दोनों परिवार जिधर मर्जी बैठकर खाना खा लेते थे। मेहमान अगर कोई आ जाता था तो जिधर मेहमान बैठा होता उसी तरफ दोनों परिवार इकट्ठे हो जाते। बच्चों के सारे खिलौने कॉमन थे, जिसका जिधर दिल होता उधर ही सो जाता, कोई फ़र्क नहीं था। बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई, दिल में फांस आ गई। उसके बाद दोनों भाइयों में बोलचाल बंद हो गई। कुछ हफ्ते गुजर गए, बच्चों का एक दूसरे के तरफ आना जाना भी बंद हो गया। उसके बाद एक दिन जब बड़ा भाई सवेरे उठा तो उसने देखा कि छोटे भाई ने दोनों मकानों के बीच में एक खाई खोद दी है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक कारपेंटर को बुलाया और उसे कहा कि यहाँ एक लकड़ी की ऊंची बाड़ बना दो, ताकि मुझे हर रोज़ अपने भाई का मनहूस चेहरा देखने से छुटकारा मिल सके। कारपेंटर ने पैमाइश की और दोनों ने बाजार जाकर ज़रूरी सामान खरीद लिया। इसके बाद कारपेंटर काम पर लग गया और बड़ा भाई अपने खेत पर चला गया। सारा दिन कारपेंटर अपने काम पर लगा रहा, एक एक पैमाइश चेक करता रहा, फट्टे काटता रहा, और जब उसने काम ख़त्म किया तो शाम हो चुकी थी। उसने काम ख़त्म किया ही था कि दोनों भाई अपने अपने खेतों से घर वापस आए, और जो कारपेंटर ने किया था उसे देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कारपेंटर ने बाड़ बनाने के बजाय, फेंस बनाने के बजाय उस खाई पर पुल बना दिया था और उसके दोनों तरफ मजबूत रेलिंग लगा दी थी ताकि कोई बच्चा भी ना गिर जाए। पुल देखकर दोनों की आंखें भर आईं और दोनों भाई बाहें फैलाकर आगे बढ़े। पुल के बीचों बीच दोनों मिले और गले लग गए। कैडबरीज़ को याद कीजिए, ज़िंदगी को मीठा कीजिए, बाड़ नहीं पुल बनाइए। आइए इस संडे कुछ मीठा हो जाए। लाइव सेशन का टाइम लगभग पूरा होने वाला है, तब तक एक और कहानी सुनाता हूँ आपको। एक सज्जन थे, बड़े भक्त, रोज़ मंदिर जाते थे, आरती में, भजन में, मंदिर के फंक्शनों में, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। बाकी भक्त लोग भी अपने अपने ढंग से हाथ बटाते ही थे। मंदिर के पुजारी से इन सज्जन का बड़ा ख़ास प्रेम था। वो पुजारी के साथ बैठते, अपनी बात भी कहते, पुजारी जी की बात भी सुनते। तो एक बार
ऐसा हुआ कि इन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया। अब मंदिर आना बंद कर दिया तो सबको उनकी कमी महसूस हुई। फिर एक दिन पुजारी जी से रहा नहीं गया, वो शाम को आरती के बाद उन सज्जन के घर चले गए। ये सज्जन अपने घर के पिछले आंगन में बैठकर आग सेक रहे थे। आग में ईंटों और मिट्टी का एक चूल्हा आंगन में बना हुआ था, उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ थीं और ये सज्जन हाथ सेक रहे थे। पुजारी जी जाकर उनके पास बैठ गए, कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने चूल्हे में से एक लकड़ी उठाई और उसको चूल्हे से बाहर एक जगह अलग करके रख दिया। थोड़ी देर तक तो उस लकड़ी में आग जलती रही, फिर वो बुझ गई और उतना हिस्सा राख बन गया। अब पुजारी जी ने उन सज्जन को वो अलग रखी लकड़ी दिखाकर कहा कि अगर एक सपोर्टिव कम्युनिटी हमारे साथ हो, प्रेरणा देने वाले लोगों की संगत हो, तो हमारे अंदर भी आगे बढ़ने की आग जलती रहती है। कोई उसे बुझने नहीं देता, अलग हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे और आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। इसलिए सपोर्टिव कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आदमी की उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया कर दिखाने के लिए। इसलिए संगत का, सपोर्टिव कम्युनिटी का महत्व बहुत ज़्यादा है, रोल बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको एक सपोर्टिव कम्युनिटी देने की ऑफ़र दे रहा हूँ, पर अपनी बात कहने से पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। आप सब ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुन रखा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। दुनिया के इस सबसे ऊंचे पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग पहुंचे थे। आप सबको पता ही होगा कि एडमंड हिलेरी ने यह कारनामा कैसे किया। मैं बताता हूँ। शाम का टाइम था, एडमंड हिलेरी सैर करने के लिए निकले। सैर करते वक्त एक गार्डन में शेरपा तेंजिंग से उनकी भेंट हो गई। दोनों गपशप करने लगे। गप्पे मारते मारते वो एवरेस्ट पे पहुंच गए, फिर चोटी पे गए, झंडा गाड़ा और वापस आ गए। बस इतनी सी तो बात थी। वो हमारे देश में एक फ्लाइंग सिख हुआ करते थे, पद्मश्री मिल्खा सिंह जी। एक दिन रेस में गए, सबको हरा दिया, ट्रॉफी ली और घर वापस आ गए। मेरे शहर चंडीगढ़ में ही एक पद्मश्री नेकचंद जी थे। एक दिन उनके दिल में आया, शाम को बैठे और रॉक गार्डन बना दिया। ऐसा ही होता है ना जी, मैं सही कह रहा हूँ ना। कुछ बड़ा करना हो तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। एवरेस्ट पर जाने के लिए महीनों की तैयारी होती है ताकि वहाँ की बहुत कम ऑक्सीजन लेवल में जिंदा रहें, बर्फीले तूफानों को बर्दाश्त कर सकें, लंबे समय तक दुनिया से कटे रहकर अकेले ही यात्रा करते रह सकें। मिल्खा सिंह जी जब थक कर चूर हो जाते थे तो उनके ट्रेनर एक टायर में रस्सी बांधकर उनका दूसरा सिरा उनकी कमर में बांधते थे और फिर दौड़ने को कहते थे। नेकचंद जी ने 18 साल चुपचाप मेहनत की, तब जाकर रॉक गार्डन बना, जिसने चंडीगढ़ जैसे छोटे से शहर को वर्ल्ड मैप पर ला दिया और एक अनोखा टूरिस्ट सेंटर बना दिया। कंफर्ट जोन में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको जो सपोर्टिव कम्युनिटी की ऑफ़र दे रहा हूँ, उसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा, कोई फीस नहीं है उसे ज्वाइन करने के लिए। और उसमें हम अलग अलग विद्वानों की प्रेजेंटेशंस देंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अलग अलग कंपनियों के सीईओज आकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। कम्युनिटी का हर साथी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। उसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस प्ले स्टोर से टेलीग्राम मैसेंजर डाउनलोड करना है। इस पर भी कोई खर्च नहीं है, बस डाउनलोड करना है और टेलीग्राम मैसेंजर से मुझे मेरे फ़ोन नंबर 6284696674 पर अपना नाम और ईमेल आईडी लिखकर भेजना है। हर शनिवार को दोपहर 3:30 बजे हम आधे घंटे का सेशन करेंगे और जीवन में उन्नति करने के, बिजनेस में उन्नति करने के तरीकों पर डिस्कशन होगी। इतना सा ही करना है बस। इसके लिए व्हाट्सएप नहीं चलेगा, ये सारा कार्यक्रम टेलीग्राम मैसेंजर पर ही होगा। इसलिए आपको इस कम्युनिटी में आने के लिए टेलीग्राम मैसेंजर डाउनलोड करके मुझे नाम और ईमेल आईडी भेजनी होगी। 30 सितंबर तक
हम इस कम्युनिटी के मेंबर बनने वालों की रजिस्ट्रेशन करेंगे और लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप का गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद मेंबर बनने वालों के लिए मेंबरशिप पेड होगी। इसलिए आपकी कोई सहेली या रिश्तेदार, आपके जीवन साथी या बच्चे, हर किसी को बताइए। 2 अक्टूबर शनिवार को हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लॉन्च करेंगे। उस कार्यक्रम की डिटेल और इन्फॉर्मेशन हर मेंबर को भेज दी जाएगी। ये लाइफ टाइम गिफ्ट है। जीवन में उन्नति करने का कंफर्ट जोन सिर्फ इतना सा छोड़ना है कि ये नहीं कहना कि जी टेलीग्राम मैसेंजर नहीं है हमारे पास या हम व्हाट्सएप चलाते हैं वगैरह वगैरह। ये कंफर्ट जोन छोड़कर आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं, और पुरुष हों या महिला सभी इसके मेंबर होंगे। आपका स्वागत है। आशा है कि आपको मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा और आज की इस टोटल सीख को आप अपने जीवन में अपनाएंगे या अपनाएंगी, और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हर उस व्यक्ति को इसका लिंक फॉरवर्ड करेंगी जिसके बारे में आप दिल से चाहती हैं कि वो सफल हो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। इस तरह के मैसेज के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, और मेंबरशिप के लिए, कम्युनिटी मेंबरशिप के लिए मैसेंजर, टेलीग्राम मैसेंजर से कीजिए। दोनों को मिक्सअप नहीं करना। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि ये फ़ोन सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब दूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव के सेशन का आज का टॉपिक कुछ मीठा हो जाए अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।